हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शर्मा। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में भी हम लोग इंटरव्यू से कुछ क्वेश्चंस छाटे हुए हैं जो आपने मुझे भेजा है मेरे ईमेल आईडी पे। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा कोई सवाल जिसका जवाब मैं आप लोग को खोज के दे दूं, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं civilengineeringofficial@gmail.com पे। तो जो आप लोग ने मुझे सवाल भेजे हैं उसी से मैं छाट के मैं सवाल यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है, जिसका जवाब मैं आपको बताऊंगा। कवर मैंने सभी क्वेश्चन को किया है, आने वाले वीडियो में आप लोग को मिलता रहेगा वो सब चीज, लेकिन मैंने कैटेगराइज कर दिया है उसको टॉपिक वाइज। जैसे ब्रिक का क्वेश्चन है तो ब्रिक का ही आएगा, सीमेंट का है तो सीमेंट का आएगा, कंक्रीट का है तो कंक्रीट का आएगा, एग्रीगेट का है तो एग्रीगेट का आएगा, ताकि आप लोग भी इसको बाइफरकेट कर सको। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग से एक सवाल पूछा था, उसका जवाब सबसे पहले जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मोटर के अंदर में बाइंडिंग मटेरियल किसको कहा जाता है। जो मोटर बनती है, चाहे वो ब्रिक वर्क के लिए बने चाहे प्लास्टर के लिए बने, इसके अंदर बाइंडिंग मटेरियल कौन सा होता है। तो ऑप्शन था सैंड, सुर्खी, सीमेंट और वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सीमेंट। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आज का वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इंटरव्यू के क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको जवाब मिलेंगे ही, साथ में मैं आपसे लास्ट में एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप लोग ज्वाइन करके रख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज का आप लोग का सबसे पहला सवाल है, टेम्परिंग ऑफ क्ले फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक इज डन। हम लोग जब ब्रिक को बनाते हैं और उस ब्रिक को बनाने के लिए जब हम लोग क्ले लेते हैं, ठीक है, उसमें एक प्रोसेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग। वो हम लोग किस चीज़ में करते हैं। तो ब्रिक बनाने का बहुत सारा डिफरेंट स्टेज है। हम लोग जाकर पहले मट्टी काटें, मट्टी को काट के हम लोग ला के साइड पे साफ करते हैं, जो भी इसमें इम्प्योरिटीज उसको निकालते हैं। फिर हम लोग उसको एयर ड्राई करते हैं ताकि उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज है वो सब हवा में उड़ जाए। ठीक है, समझ गए, उसमें से जो भी इनऑर्गेनिक चीज़ है वो सब निकल जाए उसमें से। और तब जाके हम लोग क्या करते हैं, उसको लेते हैं, मिल में ले जाते हैं। उसके अंदर हम लोग बहुत सारे मटेरियल को मिक्स करते हैं। सिर्फ क्ले से तो हमारा ब्रिक नहीं बन जाता है ना। क्ले में हम लोग एल्यूमिना हो गया, सिलिका हो गया, लाइम हो गया, अलग अलग प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या करते हैं हम लोग मिलाते हैं ब्रिक के अंदर में। ठीक है, तो जब हम लोग क्ले के साथ इन सब मटेरियल को एक प्रोपोर्शन में जब मिलाते हैं तो इसको कहा जाता है ब्लेंडिंग। ठीक है, टेक्निकल टर्म में ब्लेंडिंग कहा जाता है। और ब्लेंडिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब वो पूरा मिक्सचर बन गया तब हम लोग उसको क्या करना होगा, सानना होगा। जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं तो हम लोग जो पानी डालें, या आप पूरी उरी बना रहे हो तो गर्म पानी डालते हो, मंगरैला डालते हो ना, ये सब। तो ये हम लोग ब्लेंडिंग कर रहे हैं। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, सान रहे हैं। जब सानते हैं ना, उसी सानने को टेम्परिंग कहा जाता है। अदर टर्म्स में बहुत जगह आप किताब में पढ़ोगे नीडिंग कहा जाता है। ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन एक्चुअल टेक्निकल टेम्परिंग उसको टेम्परिंग ही कहा जाता है। तो मशीन में उसको डाला जाता है, बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग ये रहता है, जिसमें ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, या बहुत जगह से ऐसे ऐसे भोंकता है, जिसको नीडलिंग कहा जाता है, इसलिए उसका नाम नीडलिंग कहा जाता है बहुत जगह में। तो उसको साना जाता है। तो उसको जब साना जा रहा है तो वो किस चीज़ में साना जाता है, वो होता है आपका पग मिल। ठीक है, पग मिल के अंदर में उसको साना जाता है। साना जाता है मतलब टेम्परिंग किया जाता है। तो ये चीज़ अगर आप ब्रिक के किसी भी जगह में काम जाते हो, इंडस्ट्री में जा रहे हो काम करने के लिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। किसी से पूछा गया था तभी आप लोग ने मुझे ये सवाल दिया था, जरूर आपसे जरूर पूछा गया होगा। तो पग मिल इसका सही जवाब है। तो नेक्स्ट सवाल है आप लोग का यहाँ पर, टॉलरेंस फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न्ड क्ले ब्रिक एज पर IS कोड। ठीक है, एज पर IS कोड कौन सा, ब्रिक का है 1077। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके साइड पे एक मान लीजिए ब्रिक आया हुआ है और वो सर्टेन क्लास का है, मान लीजिए 3.5 का है, 3 का है, 10.5 क्लास का है, 10 क्लास का है, 10.5 या 10, जिसको हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हो आप लोग। तो मान लीजिए फर्स्ट क्लास ब्रिक ही हमारे वहाँ पे आया है, 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। लेकिन हमको पता तो होना होगा ना भाई कि वो फर्स्ट क्लास ब्रिक है भी या नहीं, वो फेल तो नहीं हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ले जाके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन जो हमारा होती है, ठीक है, उसके अंदर में जाके डालते हैं हम लोग, लोड डाल के हम लोग देखते हैं 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर उसके ऊपर लोड डालेंगे, देखेंगे वो ले रहा है कि नहीं। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कितना कम ज़्यादा होगा तो भी ये चल जाएगा मेरा। तो IS कोड 1077 अपने अमेंडमेंट नंबर 1 जो फर्स्ट रिविजन उसका हुआ था 2008 में हुआ था, अमेंडमेंट 1 बोलो या रिवीजन 1 बोलो, 2008 में हुआ था, मई में। ठीक है,
में। तो इसमें बोला गया है कि जब भी आप टेस्ट करते हो तो वो 15% से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये माइनस में ज़्यादा है तो दिक्कत नहीं है, वो फेल नहीं हुआ ना, लेकिन माइनस में गया तो भैया फेल हो गया। समझ में आ रहा है? अगर आप चेक करते हो, मान लीजिए कोई 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का आपका वो स्ट्रेंथ आना चाहिए था, तो आपको देखो कि इसका जो है वो 15% से ज़्यादा फॉल तो नहीं कर गया, ठीक है। अगर कर गया तो वो फेल हो गया है, और विद इन 15% के लिमिट में है तब ठीक है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, IS कोड 1077 अमेंडमेंट 1 रिवीजन 1 2008 के में किया गया था इसको। तो क्लियर हुआ? आपको आंसर देना है 15%, ठीक है। मैं माइनस को यहाँ पे हटाता हूँ, 15% से ज़्यादा फॉल नहीं होना चाहिए। आप लोग का नेक्स्ट सवाल था यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, ठीक है। मैंने अपने कुछ वीडियो में बताया था, लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि जो नॉन मॉड्यूलर होते हैं जिसको ट्रेडिशनल ब्रिक कहा जाता है उसका साइज क्या होता है, ठीक है। तो जनरली जो न्यूज़ देख रहे हैं उन लोग को मैं बता देता हूँ, उसका साइज होता है 230 मिलीमीटर बाई 110 मिलीमीटर बाई 70 मिलीमीटर, ठीक है। ये है आपका ट्रेडिशनल ब्रिक, या आप इसको बोल सकते हो नॉन मॉड्यूलर ब्रिक। नॉन मॉड्यूलर ब्रिक, यहाँ पे बात हो रही है मॉड्यूलर ब्रिक की। तो हम लोग जनरली जो साइट पे यूज़ करते हैं वही हम बता देते हैं आपको यहाँ पे 190 90 90 190 मिलीमीटर बाई 90 मिलीमीटर बाई 90 मिलीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा मॉड्यूलर ब्रिक का साइज बताओ एज पर IS कोड, ठीक है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये एज पर IS कोड है। कौन सा IS कोड? 1077 के हिसाब से। अब जो मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज होता है वो सिर्फ यही होता है क्या? नहीं, और भी बहुत सारे साइज है। आप IS कोड में जाइए इसमें और जाकर देख लीजिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज पे यूज़ होता है वो हमारा यही होता है। इसका यूज़ होने का एक रीज़न भी है। जनरली हम लोग जो साइड पे ब्रिक वर्क वगैरह करते हैं वो कितना होता है? 8 इंची का हम लोग जरूर करते हैं। तो देखो, अगर 190 mm को अगर हम लोग ऐसे बैठा दें, मान लीजिए हम लोग ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, प्लान से देख रहे हैं ऊपर से, तो ये हम लोग ब्रिक बैठाएं, ठीक है। ये ब्रिक बैठाएं तो ये साइड जो होता है ना, ये हमारा होता है 190 mm का। इधर प्लास्टर करोगे, इधर प्लास्टर करोगे तो मोटा मोटी आपका क्या होता है 10-10 मिलकर 210 ऐसे होता है ना। आपका ये चला जाएगा 8 इंची 8.5 इंची के बराबर में चला जाता है। तो हम लोग का ये फिक्स हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं और इसीलिए इसको मॉड्यूलर ब्रिक भी कहा गया है। 190 mm × 90 mm × 90 mm का, ठीक है। फ्लाई ऐश में तो हमारा फ्लाई ऐश में भी हमारा यही आता है, ठीक है। जनरली देखा जाए तो आजकल देखा जाए तो रेड ब्रिक भी बन के आ जाता है मॉड्यूलर ब्रिक, मतलब इस साइज में रेड ब्रिक भी आपको मिल जाता है। आप लोग का नेक्स्ट सवाल था यहाँ पे मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक क्या होना चाहिए एज पर IS कोड। और इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोग से। जिन्होंने पूछा था, श्याम नाम था उनका, वो भी बोला था मुझे कि आप उनके एग्जाम में इसको पूछा गया था, रिटन एग्जाम था MCQ टाइप का, उसमें पूछा गया था। तो हमेशा याद रखिएगा आप मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक जो होती है वो मिनिमम कितना होता है 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर बोलो या मेगा पास्कल MPa। क्लियर हो गया? ये आपको आंसर देना है। अब यहाँ से एक सवाल पूछिए कि कौन से IS कोड के भाई हिसाब से, तो हमेशा याद रखिएगा ये होता है 1077 IS कोड के हिसाब से, ठीक है। इसी में दिया गया है, आप जाइएगा एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को देखिएगा, उसमें हर एक ग्रेड का जो ब्रिक होना चाहिए ना वो दिया गया है। उसी में देखिएगा सबसे नीचे में लिखा हुआ है जो क्लास है वो 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इससे नीचे कोई भी ग्रेड नहीं होती है ब्रिक वर्क में। समझ में आ गया? मतलब आपको वो यूज़ ही नहीं कर सकते हो एज अ ब्रिक, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो अगर इससे नीचे अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जाता है किसी भी ब्रिक का, किसी भी सॉलिड प्रोडक्ट का। समझ में आ गया? तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक जो हम लोग यूज कर सकते हैं एज पर IS कोड 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आप लोग के लिए यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर। व्हेन ब्रिक इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स, अगर आप ब्रिक को ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में 24 घंटे के लिए रख देते हो, उसके बाद निकाल के जब उसका आप वाटर एब्जॉर्प्शन देखते हो तो वो कितना होना चाहिए। तो ये ग्रेड पे डिपेंड करता है, क्लास पे डिपेंड करता है ब्रिक का। मान लीजिए जो एज पर IS कोड, अगर आप IS कोड 1077 अगर आप देखोगे तो इसमें ग्रेडेशन किया गया है 2 के बीच में। अगर आपका क्लास 12.5 है, ठीक है, मतलब अप टू 12, मैं इधर कर देता हूँ इसको, अप टू 12.5 अगर आपका क्लास है ब्रिक का, तो इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन ये ऑलवेज
लेस देन 20 होना चाहिए। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि 20 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा ना हो। तो ऑलवेज वाटर एब्जॉर्प्शन इसका क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ वेट। समझ में आ गया? ब्रिक जो पानी में डुबाए थे उसको निकाले, उसको अच्छा से पोंछे, पोंछने के बाद क्या होता है, उसको ओवन ड्राई किया जाता है। ठीक है, ओवन के अंदर में डाल उसको ड्राई किया जाता है, फिर वापस उसको देखा जाता है कि उसका जो मॉइस्चर उसके अंदर पानी था वो सूखने के बाद, टेस्ट है मेरे चैनल पे, आपको वीडियो मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा आपको। तो उसके अंदर पानी कितना रह गया यही देखते हैं हम लोग एक्चुअली में। समझ में आया? तो वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर अप टू ग्रेड उसका ये है तो एक क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है, अप टू के लिए ये है लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो मोर देन 12.5 क्लास का अगर ब्रिक है आपका, तो इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ना वो ऑलवेज आपका होगा लेस देन और इक्वल टू 15%। समझ में आ गया? हायर ग्रेड की तरफ जैसे आप बढ़ोगे उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमते जाएगा वो। तो कितना है? 15% वो बार है, 15 या उससे कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये जो आईएस कोड बोलता है ये बर्न्ड क्ले ब्रिक के लिए है। हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ब्रिज वगैरह में यूज़ करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है? 40 मेगापास्कल से अगर ज़्यादा उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो उसको हम लोग बोलते हैं हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक। उस केस में क्या होता है ना कि 5 घंटे के लिए हम लोग गर्म पानी में ईटा को रखते हैं, फिर बाहर निकाल कर उसका हम लोग ये देखते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वो फिर कभी बताऊंगा, अभी के लिए ये है। सवाल यही था, फ्लो में आया तो मैं वो वाला बता दिया आप लोग को। तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है आप लोग का, यहाँ पे एक वॉल है जो कि 10 m³ का है, उसमें कितना ब्रिक लगेगा? अगर आप मॉड्यूलर ब्रिक को यूज़ करते हो तो मॉड्यूलर साइज कौन सा होता है हमारा? मॉड्यूलर की अगर बात करें, अभी मैंने आप लोग को बताया, ठीक है, 190 बाई 90 जनरली इसी पे हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन है ना वो होता है। तो अगर आप इस मॉड्यूलर ब्रिक को लेते हो और आप दीवार बनाते हो तो दीवार बनाते वक्त आपका टोटल कितना ब्रिक लगता है? ठीक है, तो वो दीवार कितना का है? 10 m³ का है। तो जनरली हम लोग जानते हैं 1 m³ के लिए हमारा जो ब्रिक लगता है वो 500 नंबर्स लग जाता है अगर आप मॉड्यूलर ब्रिक को यूज़ करते हो तो 10 m³ का बात था यहाँ पे। ठीक है, 10 m³ के लिए कितना होगा? 500 गुना 10 कर दो, कितना हो जा रहा है? 5000 नंबर, 5000 नंबर्स ब्रिक हमारा लग जाएगा 10 m³ में। क्लियर हो गया? तो आज का ये इंटरव्यू का सेशन था। आप लोग के सवाल बहुत सारे मिलते जा रहे हैं जो मैं कैटेगराइज करता जा रहा हूँ और आप लोग को इसी तरीके से क्वेश्चंस भी मिलता जाएगा। आईएएस कोड का नॉर्म्स भी बताता जाऊँगा, किस आईएएस कोड में कहाँ कहाँ वो सब चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का सवाल आप लोग के लिए क्या है, चलिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। आज का सवाल है आप लोग के लिए, मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट परसेंटेज इन आरसीसी कॉलम। जो आरसीसी कॉलम होता है हमारे साइट पे, इसके अंदर जो ये सरिया प्रोवाइड किया रहता है ना, इसका रेनफोर्समेंट परसेंटेज कितना होता है? अगर इस कॉलम को अगर आप 20 से काट दोगे और ऊपर से जब देखोगे तो ये गोल गोल ये सरिया दिखने वाला है आपको वर्टिकल बार का। तो आपको बताना है कि कॉलम का जो कॉन्क्रीट सरफेस टोटल है उसके कंपैरिजन में वो रेनफोर्समेंट जो आपको दिख रहा है ऊपर से गोल 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 सर्कुलर टाइप में, वो कितना परसेंटेज होता है। तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए एज पर आईएएस कोड आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 0.6% ऑफ क्रॉस सेक्शन, 0.7%, 0.8% या 1%। तो जिससे भी इसका जवाब पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और जाकर इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। और इस चैनल पे जो भी नए हैं, जो भी नए यूजर्स हैं, उन लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं वीडियो डालूंगा ना वो सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही है। आप लोग मुझे व्हाट्सअप, टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और मेरे वेबसाइट पे जाओगे तो इन सब इंटरव्यू का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, learningtechnologyofficial.com। इस पे जाओ, आपको जाकर मिल जाएगा। सभी चीज के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।